औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट नज़ीर अहमद संधू नए वीडियो के साथ। व्यूअर्स, कुछ इश्यूज पर मैं अपना एनालिसिस और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर। सबसे पहले गवर्नर स्टेट बैंक, उसने जो एक्सक्यूज बनाया है वो लैम एक्सक्यूज है। मैं फंड्स एलोकेट कर सकता हूं, ट्रांसफर नहीं कर। रॉन्ग वर्जन, झूठ बोल रहा है। दूसरा इश्यू है कि 3 घंटे 3 जजेस 3 यूनिफॉर्म ऑफिसर्स ने चैम्बर में 3 घंटे ब्रीफिंग दी। ये ब्रीफिंग क्या थी? इसके अलावा और डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो इसके अलावा जमात इस्लामी का मज़ाकरात का डोर, डिफेंस मिनिस्ट्री ने पिटीशन फाइल की है कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। ये ऑल और लैम एक्सक्यूजेस, और मैं इन पे मैं डिटेल्ड बात करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि लैम एक्सक्यूजेस किस तरह हैं। सबसे पहले गवर्नर स्टेट बैंक। व्यूअर्स, फंड्स एलोकेशन की बात एक रूल्स ऑफ बिजनेस है, रूटीन मैटर है। काबीना अपना बिल भेज देती है, वो फंड एलोकेट करते हैं और ट्रांसफर करते हैं, और ये टेक्स हार्डली 2-3 मिनट्स। मगर यहाँ रूटीन मैटर नहीं था, यहाँ आपने फंड्स ट्रांसफर नहीं करने थे, ओबेयंस ऑफ ऑर्डर था, ऑर्डर ओबे करना था, हुक्म मानना था सुप्रीम कोर्ट का। बस ओनस आपके शोल्डर पर नहीं, ओनस सुप्रीम कोर्ट के शोल्डर पर थी कि और उसने ट्रांसफर फंड्स को ऑर्डर दिया, तो जिम्मेदारी भी उसी की थी। नाम नहायत किस्म के सहाफी जैसे जावेद चौधरी, तलत हुसैन, हामिद मीर, सेठी या इस तरह के साफी वगैरह ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हदूद से तजावज किया। इडियट्स। 184(3) के बाद सुप्रीम कोर्ट की कोई हदूद नहीं है। जब हदूद ही नहीं है तो तजावज क्या किया? सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर दे सकती है, उसके पास लामहदूद इख्तियारात है, और उसी इख्तियार के तहत उसने ऑर्डर जारी किया, और इट मस्ट बी ओबेड। सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर है जस्ट लाइक ए मिलिट्री ऑफिसर, ऑर्डर एंड ऑर्डर इट मस्ट बी ओबेड। उसके बाद अच्छा, ये लैम एक्सक्यूज की बात क्या हो गई? 3 जनरल, DGISI, DGMI और सेक्रेटरी डिफेंस सुप्रीम कोर्ट हमलावर हो गए और चीफ जस्टिस के चैम्बर में बैठ गए। चीफ जस्टिस ने दूसरे 2 जजेस को बुला लिया और वो 3 घंटे तक ब्रीफ करते रहे, और वो इखलाकन उनकी ब्रीफिंग सुनते रहे। कोई नई बात नहीं, ये वही बातें थी जो इससे पहले डिफेंस सेक्रेटरी ब्रीफ कर चुके। मास वाय कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, यह एक नुक्ता है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, वो जरूर अहम है। वो नया पॉइंट रेज किया गया है। जहां तक कच्चे के डाकुओं का तल्लुक है, वो पहली बात है कि वो डाकू कम जागीरदारी निजाम के बागी हैं, और पूरी कौम जागीरदारी निजाम का खात्मा चाहती है मास वाय एस्टेब्लिशमेंट के। जहां तक इलेक्शन का तल्लुक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान की 15 रियासतों में मौ नवाज 70 साल से मैदान जंग में लड़ रहे हैं आजादी के लिए। वहां उनकी फौज भी होती है, पुलिस भी होती है, इलेक्शन भी होते हैं, और सारा साल इलेक्शन होते हैं। सेंट्रल इलेक्शन अलग होते हैं, प्रोविंशियल अलग होते हैं। अगर कोई असेंबली डिसॉल्व होती है तो आइन के मुताबिक वहां इलेक्शन हो जाते हैं। कोई एक्सक्यूज नहीं करता कि जी हम तो 14-15 रियासतों में लड़ रहे हैं। यहाँ अजीब बात। अब आएंगे जमात इस्लामी की बात जब कर रहे हैं, तो जमात इस्लामी आपको याद रखना चाहिए कि ये एस्टेब्लिशमेंट का सबसे पुराना हथियार है, ये उसका हिस्सा है। जमात इस्लामी को एक्टिवेट किया गया है टू गेन द टाइम। कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इलेक्शंस जो हैं उनको डिले करना है। जो DGISI और DGMI इकट्ठे क्यों आए, इस पे भी मैं डिटेल आपको बताता। DGISI का तो काम है, वो तो आता है, लेकिन MI क्यों आए? आमतौर पर तो असर ये है कि हाजी और हाफिज अलग अलग पेज पर हैं। हाजी का जो ग्रुप है, जो उसकी बाकियात हैं, वो ज्यादा मजबूत है, मगर हैं अलग अलग। DGMI को साथ भेजकर ये मैसेज दिया गया है कि हाजी और हाफिज एक पेज पर है, वरना DGMI का क्या काम था? उनका तो जॉब ही विद इन आर्मी है, आउट ऑफ आर्मी है ही नहीं, और इलेक्शन आउट ऑफ आर्मी है। अब आते हैं जो पिटीशन फाइल की गई है, रिलीफ क्या मांगा है, प्रेयर क्या है कि इलेक्शन एक इकट्ठे हों। कौन कहता है इकट्ठे ना होने चाहिए? इकट्ठे करें, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप डिसॉल्व कर दें असेंबली। कौमी असेंबली भी आज ही डिसॉल्व कर दें, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए और विद इन 90 डेज इलेक्शन हो जाए। तहरीक इंसाफ ये मान ले। सिर्फ ये कहना कि प्रोविंशियल इलेक्शंस को
आगे कर दिया जाए, ये काफी नहीं। ये अब सवाल पैदा होता है कि वो अक्टूबर में क्यों इलेक्शन लेके जाना चाहते। अक्टूबर में एक तो बात सब पे वाजे है, मौजूदा चीफ जस्टिस सितंबर में रिटायर हो जाएंगे और उनकी पसंद का चीफ जस्टिस होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि सितंबर में सदर का टेन्योर भी खत्म हो जाएगा, उनकी टर्म भी खत्म हो जाएगी। लेकिन आइन ये कहता है कि जब तक नया सदर मुंतखब ना हो जाए पुराना सदर ऐवान में रहेगा। मगर ये धक्का लगाएंगे, सितंबर के बाद सदर को उठा के बाहर फेंकेंगे, चीफ जस्टिस इनका अपना होगा, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी से हल्फ ले लेंगे और उसे सदर बना देंगे जब तक नया सदर मुंतखब होकर नहीं आता। वरना सदर कैसे मुंतखब होगा? सदर का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कौमी असेंबली, सेनेट और चारों असेंबलियां हैं, जबकि 2 असेंबलियां का वजूद ही कोई नहीं है। तो यहाँ भी इनका प्लान है कि धक्का लगा के सदर को बाहर निकालना है, अपना सदर लेके आना है। नवाज शरीफ की पार्डन की एप्लीकेशन जाएगी, नया सदर माफ कर देगा और फिर वो पाकिस्तान आ जाएगा, पुराना माल हजम, नया माल लूटने के लिए वो फिर पाकिस्तान। अब मैं आता हूँ उस पॉइंट की तरफ जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट में इत्तेफाक इत्तेहाद का इम्कान है। जो नया पॉइंट रेज किया मैंने कहा वो है कि इनसे पीडीएम को IMF से मुआहदा कर लेने दें, उसके बाद इनकी हुकूमत खत्म हो जाए। अगर आज इनकी हुकूमत खत्म की जाए तो केयर टेकर गवर्नमेंट से IMF मुआहदा नहीं करेगा। गवर्नमेंट पीडीएम गवर्नमेंट को भी ये मालूम है, वो जानबूझकर मुआहदे में रुकावट डाल रहे हैं। स्टाफ लेवल का मुआहदा होने जा रहा था कि इन्होंने ऑयल पे सब्सिडी का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से रुकावट बन गए और अभी तक स्टाफ लेवल पे मुआहदा नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि ये चाहते हैं कि मुआहदा ना हो, क्योंकि इनको मालूम है कि जब मुआहदा हो गया तो एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें रुखसत कर देना। ये वो पॉइंट है जुडिशरी से कहा गया कि अगर मुआहदा ना हुआ तो बजट कैसे बनेगा, हमारी और आपकी तनख्वाहें पेंशन कहां से आएंगी। मई में बजट पेश करना है और मुआहदा नहीं हो रहा, पहले इनसे मुआहदा कर लिया जाए, बजट के लिए फंड्स इकट्ठे कर लिए जाएं, फिर इनकी छुट्टी करवा दें। यही वजह है कि हर बुरान, चाहे माली हो, सियासी हो, आईनी हो, कानूनी हो, वो पीडीएम गवर्नमेंट की फेवर में है और पीडीएम गवर्नमेंट चाहती है कि हर तरह का बहरान आए, मालियाती बहरान आए, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, इमरजेंसी लग जाए, ताकि हम किसी न किसी तरह बैठे रहे। क्योंकि यूं ही असेंबलियां डिसॉल्व होने की बात होगी, ये सारे भाग जाएंगे। इसके साथ ही व्यूअर्स मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आई विल बी हाईली थैंकफुल टू यू। थैंक्स।